हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने बोर्ड्स के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। क्लास 12th का जो बोर्ड्स का एग्जाम है वो अब एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है, यानी रट्टाफिकेशन नहीं चलता। तो आपको डिटेल्ड वीडियो देखने चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिले और आप अपने बोर्ड्स में भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है जैसे कि जेई है, नीट एग्जामिनेशंस हैं और सीयूईटी है, यहां भी आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो डिटेल्ड वीडियो ही इसका समाधान है। इसी कड़ी में आपको मदद करने के लिए हम लोग डिटेल्ड वीडियो की सीरीज ला रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी बन जाए। चैप्टर नंबर 3 पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। इसके मैंने 5 पार्ट किए थे, आज हम लोग चौथा पार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट। तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर शेड्यूल। ये 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4, सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। यानी सेल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। सेल पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ बच्चों का ऐसा भी कहना होता है कि सर यहां मैं जो पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए एनोटेशंस के साथ में, लिखावट के साथ में। तो उसका भी बंदोबस्त है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं जिससे आपको पढ़ाई में सहूलियत हो जाएगी। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि मुझसे वो लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो अरविंद एकेडमी ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर हम लोग अभी रन कर रहे हैं द्रोणा बैच। तो आप द्रोणा बैच में शामिल हो सकते हैं। ये द्रोणा बैच फिजिक्स का है, ये द्रोणा बैच मैथमेटिक्स का है। इस द्रोणा बैच में क्या है कि शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां अपने आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पूरी डिटेल्ड में चीजें, डेरिवेशंस कराना, न्यूमेरिकल्स कराना, सारी चीज कराते हैं। इसके अलावा हर चैप्टर पर 2 एडिशनल लेक्चर्स देते हैं। एक एनसीईआरटी कॉर्नर जिसमें सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराते हैं और एक पीवाईक्यू कॉर्नर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं जिससे आपका कुछ भी छूटे नहीं, मजबूती से आप आगे बढ़ सकें। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं द्रोणा बैच में शामिल होने के लिए, वो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाते हैं आपके आज के टॉपिक पर। तो टॉपिक रहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसकी डेफिनेशन क्या है। और इसमें नाम में देखिए लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये मिसनोमर है, फोर्स होता नहीं है। ये एनर्जी का फैमिली का मेंबर है। तो ये फोर्स ना होके नाम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेके चलता है। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का शॉर्ट फॉर्म ईएमएफ। द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन राउंड द कंप्लीट सर्किट। कहने का मतलब क्या है ना बेटा, कि ये मान लीजिए एक सर्किट है। मैं इसको सेल को थोड़ा सा दूर बनाता हूं जिससे आपको दिखाया जा सके। ऐसे तो इसका जो ईएमएफ होगा, ऐसे ई की जगह ऐसे कई जगह लिखा होता है किताबों में, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़ा सा भेदभाव कर सकें। तो ये ईएमएफ जो है ये क्या चीज है, ये जो ईएमएफ है ये है कि आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो ए से चले और पूरा चक्कर मारकर ए तक पहुंच जाए, यानी सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी चले। उसमें जितनी एनर्जी लगती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। पूरा कंप्लीट राउंड सेल के बाहर चलेगा तो ए से बी पहुंचेगा, और बी से ए चलेगा तो जहां से चला था वहां पहुंचेगा। तो जहां से चला है वहां पहुंचे। पूरा कंप्लीट राउंड लेने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चक्कर लगाने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको ईएमएफ बोलते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं कि कभी कभी हम लोग टर्म यूज करते हैं, आगे यूज करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये तो ईएमएफ हो गया, और अगला होता है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ये अगर ए है, बी है, सेल के 2 हिस्से और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ए से लेकर बी तक जाने में, ए से शुरू कीजिए और बी तक आने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना एनर्जी
लगेगा उस पर लगा चाहिए जितना, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। सिंपल भाषा में कह सकते हैं सेल के बाहरी टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल दो अलग अलग बातें हैं। जैसा एक में पूरा चक्कर था जहां से चले, एक में केवल एक टर्मिनल से चल के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाए। ठीक है, अब इसको देखिए फॉर्मूला बना देते हैं, ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जिससे पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स है आप पकड़ सकें। और यहां पे यही बात लिखी हुई है कि ईएमएफ मींस द फोर्स, ऐसा लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा है, विच कॉजेज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए सर्किट। हाउएवर द टर्म ईएमएफ इज मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब जो नाम होता है वैसा काम नहीं होता। जैसे 11th में आपने पढ़ा था लाइट ईयर, एक यूनिट। लाइट ईयर को देख के ऐसा लगता है ईयर लिखा हुआ है तो ये समय की यूनिट होगी, लेकिन ये समय की नहीं होती है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं मिसनोमर, जिसका देख के तो लगता है ये नाम होगा, ये काम होना चाहिए, लेकिन नाम से ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं। तो यहां पर भी द ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स एट ऑल। ईएमएफ फोर्स नहीं होता जो मैंने समझाया, पूरी बात पढ़ेंगे हम लोग। क्या है ये? एनर्जी। It is a special case of potential difference, so it has the nature of work done per unit charge. Nature of work done क्या? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो आप समझ गए होंगे ईएमएफ का मामला क्या है। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ वोल्ट होती है। इफ एन इलेक्ट्रो, ये देखिए वोल्ट हो गई, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होती है? वोल्ट होती है। और वोल्ट को ही अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो इफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सप्लाइज एन एनर्जी ऑफ 1 जूल, 1 जूल की एनर्जी सप्लाई करे 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि ईएमएफ हमारा 1 वोल्ट है। तो ये आप जानते हैं कोई स्पेशल चीज नहीं है। E इज इक्वल टू W/Q। ये एक रिलेशनशिप लिखी थी पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच में। आगे इसको हम लोग देखेंगे तब वहां डिस्कस कर लेंगे। ये है ईएमएफ ऑफ द सेल, ये पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट है, स्मॉल आर जो लिखा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसकी भी जानकारी हम लोग लेंगे। अब समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में फर्क क्या होता है, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। तो मैं रेड कलर कर लेता हूं यहां पर। देखिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इट इज द वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। जैसा हम लोगों ने देखा था, पूरा एक चक्कर लगाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क रिक्वायर्ड है वो ईएमएफ ऑफ द सेल है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ए सर्किट टू अनदर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ले जाने में जितना पोटेंशियल, जितना वर्क डन हुआ उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे हम वीएबी कह देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस है किन्हीं दोनों पॉइंट के बीच और ईएमएफ है पूरा कंप्लीट चक्कर। इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सोर्स व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। जब सेल में करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, सेल लिया आपने, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ के बराबर हो जाती है। इसको आगे हम इक्वेशन से प्रूव भी करेंगे। जो पीछे इक्वेशन लिखी थी V इक्वल टू E माइनस IR, यहां पर देखें अगर आप, तो ये जो V है समझ लीजिए ये टर्मिनल पोटेंशियल है। मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं यहां। अगर ये मैं बात ऐसे बनाऊं तो V है A और बीच का टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, करंट इसमें फ्लो हो रही है I और इसके अंदर रेजिस्टेंस R है। अगर यहां I की वैल्यू 0 पुट कर दो, पुट I बराबर 0, तो ये V बराबर E हो गया। देखिए क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। यही बात वहां लिखी हुई है कि अगर हमारा ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट होने का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उस दशा में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल पोटेंशियल ए और बी के बीच में, वही ईएमएफ के बराबर होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। तो मैं एक एक बात आपको समझाता चलता हूं। जैसे यहां पर लिखा था, ये बात आप समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द क्लोज सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कोई परेशानी नहीं।
इट एग्जिस्ट व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। ईएमएफ तब एग्जिस्ट करता है जब सर्किट क्लोज नहीं हो, यानी करंट फ्लो ना कर रही हो। करंट फ्लो करते ही हमारा टर्मिनल के बीच पोटेंशियल V E से कम हो जाता है। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द करंट इज क्लोज्ड। ये तभी ये जानकारी में आता है पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो हो रही हो। अगर करंट फ्लो नहीं कर रही तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य। ठीक। अब इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। इसका कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन नहीं है। ईएमएफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का है, जबकि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है। इसका देखिए लिखा है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेट अप बाय द चार्जेस एक्युमुलेटेड ऑन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स। ये क्या बोल रहा है कि किसी में जो करंट फ्लो होती है, आप देखें जैसे छोटी छोटी बात सीख लेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकाल पाएंगे। तो यहां सेल में ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये बोल रहे हैं ए भी अगर सेल है तो यहां पे जो चार्जेस एक्युमुलेट होते हैं प्लस पे और माइनस पे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं इस पे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका करंट फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखता है। तो ये क्या हो गया? ये इसकी कहानी है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का मामला। इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, करंट नहीं फ्लो होती है तो ईएमएफ पिक्चर में आता है। बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बेटा। अगला है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ये पहला इट इज ए कॉज। ये एक कारण है। देखिए ईएमएफ एक कारण है। When EMF is applied in a circuit, potential difference is caused। जब EMF लगाया जाता है किसी सर्किट में या सेल लगाते हो तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बनता है और ये उसका इफेक्ट है। EMF नहीं होगा तो V भी नहीं बनेगा। जब सेल ही नहीं है तो काहे का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वहां। इट इज equal to the sum of potential differences across all the components of a circuit, including the potential difference required to send current through the cell itself। तो जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सर्किट के बाहर और सेल के अंदर भी, उन सबको जब आप जोड़ देते हैं तब वो ईएमएफ मिल जाता है। आप समझ पाए होंगे। यहां पर फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा। यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि इस पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप है, यहां तक जोड़िए और इसके अंदर का भी पोटेंशियल डिफरेंस जोड़िए। तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस जब जोड़ेंगे सर्किट का तो ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। एवरी सर्किट कंपोनेंट हैड इट्स ओन पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ, तो कह रहा है सर्किट के हर कंपोनेंट का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सबको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज लार्जर देन द पोटेंशियल अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। आपने देखा था V इज इक्वल टू बी, मैंने लिखा था E माइनस आई आर, या आप ले सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो यही लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा E ज्यादा होता है, क्योंकि V में ऐड कर रहे हैं कुछ तो E के बराबर आ रहा है। इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। ये हमेशा ईएमएफ से कम होगा इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग द सेल। जब सेल को इस्तेमाल कर रहे हो, उससे करंट ले रहे हो, तो हमारा V E से कम होता है। और कभी कभी जब आप उसको चार्जिंग करते हैं, मोबाइल फोन चार्ज करते हो, तो उसको जब चार्ज करते हो तो V ज्यादा हो जाता है E से, तभी उल्टी करंट फ्लो होती है चार्जिंग के लिए। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऐसा होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये इंडिपेंडेंट होता है कि बाहर कितना रेजिस्टेंस लगाया है, E को उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि पोटेंशियल को इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, और ईएमएफ से कम होगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग द सेल, यानी सेल का जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तब। तो ये बात आपकी समझ में आई कुछ। अब बात कर लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का मतलब क्या है? जब आप इलेक्ट्रोलाइट सेल लेते हैं, दो कैथोड ऐसे डालते हैं, सपोज करिए, और यहां पर कोई सर्किट लगाते हैं ऐसे, तो जब करंट फ्लो होती है, यहां इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है सपोज करें, तो जब कोई चार्ज फ्लो होता है यहां से यहां तक, तो अंदर जब वो चार्ज आता है, भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर ले रहे हैं, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा और सेल के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा।
बाहर तो करंट जाती है प्लस से माइनस, सेल के अंदर करंट जाती है निगेटिव टू प्लस। तो जब ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन बोले, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, उस समय ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इस प्लस चार्ज को आगे बढ़ने में। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस पैदा करता है चार्ज को आगे फ्लो करने में, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस किसका है? ये सेल का है। अब इसी के बारे में समझ में आया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये भी जानना जरूरी है। आपको जगह जगह ये पूछ लिया जाता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल to the flow of current between its electrodes is called internal resistance of the cell। आप समझ गए। अब ये internal resistance यानी जो R है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो पहले डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने भरा है यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है? अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग R हो जाएंगे रेजिस्टेंस इंटरनल। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा, डाइल्यूट होगा, कम कंसंट्रेटेड होगा तो चार्जेस को चलने में सहूलियत होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस अगर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये बात आप जानते हैं। नंबर 4, इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो आपका इलेक्ट्रोड दिख रहा है बेसिकली एक रॉड ना समझ के आप प्लेट समझिए। ऐसे दिख रही है प्लेट खड़ी, तो आपको तो सीधी प्लेट दिख रही है ना, ऐसे है ये ऐसे। तो अगर ये हथेली का मैं एरिया बड़ा कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि आर चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके पहुंचने में बड़ा एरिया मिलने लगा। तो जितना इलेक्ट्रोलाइट में डूबा है एरिया वो हमारे लिए काम का, अगर कोई बाहर है बड़ा एरिया तो हमारे किस काम का। तो जो डूबा है इलेक्ट्रोलाइट में अगर वो एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब आप जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर को डाउन करेंगे कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, इससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बात खत्म हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको जगह जगह ये पूछा जाता रहेगा, तो आप संभाल लेंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो नोट क्या है? नोट ये कि जब हम कोई हमारे पास नया सेल होता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे जैसे सेल पुराना होता जाता है, उसका इस्तेमाल हम करते जाते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यही बात इसके लिए लिखी है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज यूजुअली लो, बट इट्स वैल्यू इंक्रीजेस एज वी ड्रॉ मोर एंड मोर करंट फ्रॉम इट। जैसे जैसे ज्यादा करंट हम इसमें से ड्रॉ करते हैं, आप देखेंगे कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए और काम की बातें सामने लाते हैं। अब ये जो यहां पर एक फॉर्मूला सब आया था V इक्वल टू E माइनस आई आर, इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, क्योंकि हम लोग इन डिटेल वीडियो में सब कुछ पढ़ेंगे, एवरी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड एवरीथिंग। तो ये शब्द यहां लिखा हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस यानी R, EMF E एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, इनके बीच क्या रिलेशन है? तो इनके बीच ये रिलेशन है, इसी की प्रूविंग करेंगे। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है V, ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के बाहर जो टर्मिनल होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन ए करंट इज बीइंग ड्रॉन। जब करंट फ्लो कर रही हो फ्रॉम इट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझे। अब इसका हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। एक हम लोग यहां पे यही फोटो बना लेंगे। पहले मैं यहां लिख देता हूं डेरिवेशन, जिससे हमें पूरा आइडिया हो जाए। तो यहां पर एक सेल बनाते हैं। ये देखिए एक सेल बना दिया,
ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है, और एक बाहर लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम दिखा देंगे। इस सेल को अगर मैं दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे डॉटेड भी कई किताबों में बना रहता है, और इसको इसी वाले टर्मिनल को हम ए बोलते थे, इस वाले को बी, रेजिस्टेंस के बाद। तो ए बी टर्मिनल हो गया, इसका ईएमएफ बेटा ए हो गया, दैट इज सेल, और इसमें करंट आई जा रही है, आई करंट वापस यही आएगी, और इसका एक्सटर्नल लोड हो गया आपका आर। अब जो ईएमएफ होता है, जैसे मैंने बताया था कि यहां से यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलेगा और घूम के इसी ए पर आएगा, तो हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, देखिए कितने लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअली आप सीखेंगे। ई लिखा, ई क्या है, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन by the cell in carrying a unit positive charge along the closed circuit, along the closed circuit, यानी पूरा ये घूम के ए से चला है तो ए पर पहुंचे। अब इसी को दो भागों में तोड़ सकते हैं आप। एक आप वर्क डन ले लीजिए ए से लेकर टर्मिनल तक पहुंचने में, और सेल के अंदर चलने में दूसरा वर्क डन। तो यहां लिख सकते हो वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव charge from A to B, from A to B, कहां से A to B, अंदर से नहीं, इधर से, तो along R या अगेंस्ट R। तो यहां से A से चल के B तक आने में जितना वर्क डन लगाया, प्लस अब सेल के अंदर जो मामला है, यानी वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो टोटल वर्क डन को दो टुकड़े में तोड़ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आगे की बात लिखते हैं, तो इसी को आप लिख सकते हो ई, ए से बी अलोंग कैपिटल आर जाने में आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वी, और बी से ए आने में अगेंस्ट स्मॉल आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं वी डैश। तो E इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश। अब आगे देखते हैं ओम्स लॉ से हमें क्या मिलेगा, बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हमको मिलता है V इज इक्वल टू, बाहर वाले की बात करो तो I इंटू आर, और V डैश की बात करो तो करंट तो अंदर भी वही है जो बाहर करंट है, और ये I इंटू स्मॉल आर आ जाएगी वैल्यू। इसकी वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं, इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो क्या मामला बना, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये आई डैश नहीं है, आई हैव सेम करंट, ठीक। और ये देखिए अगर आप अभी लिखना चाहें तो दैट इज V, तो यहीं से आप ये कह सकते हैं, मैं आगे भी कहूंगा इस बात को, लेकिन यहीं से आप कहना चाहें तो E इज इक्वल टू, ये देखिए V हो गया, तो V प्लस आई आर यहां कहा जा सकता है, जो या इसको लिखो तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर रिलेशनशिप बिल्ड की जा सकती है। लेकिन थोड़ा कानून और लगाएंगे, जैसे में करंट चाहिए, करंट इन द सर्किट, तो करंट इन द सर्किट, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R।
ये देखिए यहां पर हमने करंट भी निकाल ली, बात आप समझ पाए होंगे। अब इसी तरीके से अगर V इज इक्वल टू आई आर में जाए, ये जो फॉर्मूला था यहां लिख देते हैं, इन V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहां पे मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करूं तो क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह ये करंट की वैल्यू रख दो E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। तो ये एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया। बात आप पकड़ पा रहे होंगे। और ये रिलेशन तो हमने स्टेब्लिश, ये देखिए एक ये रिलेशन आ गया हमारे हाथ में, एक ये आ गया, ये V निकालना है तो E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर आ गया। अगर स्मॉल आर चाहिए तो स्मॉल आर भी निकाल लेते हैं, जैसे हर चीज उलट पुलट के हम जहां जरूरत पड़े कर पाएंगे। तो स्मॉल आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखें तो क्या हो जाएगी, E माइनस वी अपॉन आई। और यहां पर आप E माइनस वी को E माइनस वी रहने दीजिए, आई को लिख दीजिए V अपॉन आर। अब ये वैल्यू क्या बन गई, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो ये देखिए हमारे पास सारे तरह के रिलेशनशिप आ गए हैं। तो आप ये रिलेशनशिप कैसे डेराइव हुआ ये भी पता हो गया आपको, करंट इन द सर्किट कैसे निकालना ये भी जानकारी हो गई, एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना आएगा ये भी पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी पता है। ई वी स्मॉल आर के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। अब कुछ स्पेशल केस लेते, मैं हट जाता हूं जैसे आप नोट कर पाए, कई बच्चों को रहता है कि नोट कर लें। इस तरह अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो हर फंडा आपका क्लियर हो जाएगा और डेरिवेशन आसान भी लगेगा। तो इसको आप नोट कर लें, फिर एक कदम हम आगे चलेंगे। नोट कर लिया होगा आपने, ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं यहां तक, ये आप इसको नोट कर लें। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्पेशल केस में क्या है लिखा, व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट। हमें ये मालूम था, रिलेशनशिप जो निकाली थी वो निकाली थी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर यहां ओपन सर्किट है तो पुट I बराबर 0, ओपन सर्किट, तो उस केस में क्या हो गया, V बराबर E हो गया। इसीलिए यहां पर बोलते हैं, देखिए यही बात है कि व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट I इज इक्वल टू 0, वी हैव V ओपन इज इक्वल टू E, V open is equal to E. Thus the potential difference across the terminals of the cell, ये जो है V, is equal to its EMF, वो EMF के बराबर हो जाएगा when no current, ध्यान रखना, no current is being drawn from the cell। अगर एक सेल लेके बैठे हो उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो जाएगा। ये बात पहले से आ गई। और in discharging the cell, a real cell has always some internal resistance। अब क्या होता है कि कोई भी आप सेल लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका R मिलेगा ही, इसकी वजह से हमेशा V क्या होगा, E से छोटा हो जाएगा क्योंकि E में से घटेगा। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग द सेल, जैसे हम लिख रहे हैं डिस्चार्जिंग द सेल, अगर मान लीजिए कहीं चार्जिंग का मामला है, चार्जिंग ऑफ सेल, तो उस समय आप लिखेंगे तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाता है, V ज्यादा होता है, अपोजिट करंट फ्लो कराते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं अपना। खैर ये तो चार्जिंग की बात है, डिस्चार्जिंग की बात आप यहां पर सीख गए होंगे। अब इसी में कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ सेल देखेंगे, 3 ग्राफ है छोटे छोटे, सब कुछ क्लियर करेंगे हम लोग। तो वो 3 ग्राफ कौन कौन से बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व्स फॉर ए सेल व्हेन ए सेल ऑफ EMF E, ये ऐसे लिखा, टाइप करने मुश्किल हुई होगी, ये EMF है E, and internal resistance R is connected across a variable load resistance R, its functioning can be represented by the following 3 graphs। जब सेल का आप इस्तेमाल करते हैं, उससे करंट ड्रॉ करते हैं, तो उसकी जो फंक्शनिंग है सेल की वो 3 ग्राफ के बीच में दिखाई जाती है। एक देखिए, जैसे आप जान ही रहे थे कि इसमें जो E वर्सेस R ग्राफ हो गया, EMF वर्सेस R ग्राफ,
पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आर ग्राफ और वी वर्सेस आई ग्राफ, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल है। कभी कभी इस बारे में भी जानकारी आपसे ली जाती है, तो काहे को छोड़ा जाए। ई, अब एक एक करके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर ए सेल। ई वर्सेस आर ग्राफ। अब देखिए, हम ये जानते थे कि जो ईएमएफ, इस तरफ ईएमएफ है और इस तरफ देखिए आर है। तो इस केस में अगर आप देखें बेटा, तो ईएमएफ का इस आर से तो कोई लेना ही देना नहीं है। हमने पढ़ा है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो आर कुछ भी बढ़ाओ घटाओ, ई पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ये ई का लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ये ई की स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर ए सेल, ये आप समझ गए, यही लिखा हुआ है, क्योंकि ईएमएफ जो होता है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है। अब दूसरी बात देखते हैं, V वर्सेस आर। ये देखिए V है और ये R है। उस केस में ये जो फॉर्मूला देखिए बना है, हम लोगों ने V इज इक्वल टू आई आर निकाला था और I की वैल्यू पीछे से E अपॉन आर प्लस आर रखी थी इनटू R। अब इसको आप R से, कैपिटल R से ऊपर नीचे का डिवाइड कर दें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन 1 प्लस आर बाई आर, ये फॉर्मूला मिलेगा। अब इसमें हमें R को बढ़ाने घटाने से क्या हासिल होगा, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप R बढ़ाएंगे तो ये R अपॉन आर है ना, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो टोटल अपॉन डिनोमिनेटर छोटा, तो V बढ़ा तो V भी बढ़ जाएगा। ध्यान से समझ लो, कैपिटल R बढ़ाने पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां कुछ बातें, अगर R को हम टेंडिंग टू 0 कर दें, R0, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये लगभग हो जाएगी इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट। तो V कहां पहुंच जाएगा, टेंडिंग टू 0 या 0। बात समझ में आई होगी। अगर एक्सटर्नल लोड को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दें यहां पर, तो V कितना आ जाएगा, E 1 प्लस आर अपॉन आर, तो ये E बाई 2 आ जाएगा, R बराबर R पर। और जब हम R को पहुंचा देंगे इंफिनिटी, R इंफिनिटी, तो ये पूरी चीज शून्य, तो ये V बराबर E हो जाएगा। इस तरह ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेते हैं। यहां पे लिखा भी है, मैंने समझा भी दिया। तो यहां पर देखिए, ये आपका V है और ये आपका इधर कैपिटल R है। आपने देखा था जब R लगभग 0 था उस समय V भी 0 था, तो ये पॉइंट मिल गया, कैपिटल R 0 और ये V भी 0। उसके बाद जब R बराबर स्मॉल r आता है, ये देखिए इस पॉइंट पर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर, तो आपका V कितना था, E बाई 2। ये देखिए यहां पर ये कर्व बनाया और यहां आपको E बाई 2 मिल गया। और जब R इंफिनिटी बन रहा है तो E के बराबर है। तो इसका कर्व आप देख पा रहे हैं, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। ये किसके बीच का कर्व है, V और R के बीच में। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। मतलब सेल को जब आप उससे करंट ले रहे होंगे तो इन ग्राफ से उसकी वर्किंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो V वर्सेस R, ये जो लिखा था, ये ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें तीसरे ग्राफ की चर्चा होती है जिसमें V वर्सेस I की बात करेंगे हम लोग। तो V वर्सेस I ग्राफ, एक तरफ प्लॉट किया हमने V और एक तरफ प्लॉट किया है, आपको दिख पा रहा होगा हरा कलर है, व्हाइट पे थोड़ा कम दिखता है, तो I। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमने फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इसको V को मैं माइनस आई आर पहले लिख लूंगा और प्लस E लिख देता हूं। तो देखिए यहां पर वेरिएबल कौन है, एक तो ये वेरिएबल है V और दूसरा वेरिएबल करंट है। इसी में तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल तो कांस्टेंट है। उसके चलते अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो mx प्लस c होती है इससे कंपेयर करूं, तो यहां पर y की जगह v और ये स्लोप होता है, ये जो ग्रेडियंट या स्लोप है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -1 हियर। -1 ये आदमी ना, ये देखिए, या आप इसको -r कीजिए, r भी है साथ में, तो -1 ना कह के -r कीजिए, दैट इज द स्लोप। ठीक, -r हो गया m की वैल्यू। तो ये हमारी समझ में आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है और साथ में स्लोप माइनस में है। तो ये आपका देखिए स्ट्रेट लाइन मिली।
स्लोप माइनस में है इसलिए ऐसा मिला है, ये एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल थीटा, माइनस है इसलिए दैट विल बी ऑब्ट्यूस एंगल, तभी तो माइनस आएगा। स्लोप बराबर टेन थीटा लिखते हैं और टेन थीटा माइनस कब होता है, जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो। तो इस तरह से स्लोप ए बी बन जाएगा वी और आई में। तो इसको भी ध्यान रखिए कि वी वर्सेस आई ग्राफ क्या हिसाब बनाता है। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे पूरी बात आपको समझ में आए। तो चलिए अगली बात देखते हैं बेटा, और यहां पर है न्यूमेरिकल, लिखा है वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। एक सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं डब्बा नहीं बना रहा हूं, इसमें आपने एक वोल्ट मीटर लगाया है और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 998 ओम है। सेल की कहानी क्या है, सेल का ईएमएफ 2 है, इसका ईएमएफ ई कितना है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, यहां पर अक्रॉस द वोल्ट मीटर हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये पता करना है। दैट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। भाई रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर ये ईएमएफ के बराबर तो नापेगा नहीं, तो कितना परसेंटेज एरर है, 2 वोल्ट नहीं नापेगा, उससे कुछ कम नापेगा, वो देखेंगे हम। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए हम निकालते हैं पहले आई की वैल्यू की कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है, V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे इसके लिए। तो करंट इन दिस सर्किट E अपॉन आर प्लस आर हम ये जानते हैं, तो E की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, कैपिटल आर है 998 और इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो वैल्यू हो गई 2 अपॉन 1000, यानी इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ये तो हमने आई निकाल ली। पोटेंशियल, दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर वो कितना हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 और आर क्या है 998, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.996 वोल्ट आ गया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आपका है। तो ये तो पहला आंसर आ गया कि अक्रॉस द वोल्ट मीटर आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये बोल रहा है परसेंटेज एरर, भाई 2 वोल्ट था नापा इसने 1.996, तो परसेंटेज एरर क्या हो गई, परसेंटेज एरर हो गई E माइनस वी अपॉन ई इंटू 100, तो 2 माइनस 1.996 अपॉन 2 इंटू 100 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.2%। तो देखिए इस तरीके से ये आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं। एक सवाल और करेंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़िया से बन जाए, कोई भी चीज सेल की छूटनी नहीं चाहिए। अगला एक न्यूमेरिकल और लेते हैं बेटा जी, और ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, बैटरी 3 वोल्ट की है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रजिस्टर ऑफ 55 ओम, बहुत अच्छी बात, थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर, एमीटर करंट नापता है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, अभी बनाते हैं, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। तो सर्किट डायग्राम कैसे बना, पहले तो सेल बना लेते हैं। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक एक्सटर्नल लोड दिया है 55 ओम का, ओम आर बराबर 55 ओम, आर दिख तो रहा है, आर बराबर 55 ओम, और इसी के सीरीज में एक एमीटर लगा हुआ है, 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, जहां तक एमीटर रेजिस्टेंस 1 ओम, यहां सेल की बात कर ली जाए तो ईएमएफ 3 वोल्ट था जहां तक, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर था।
ये कहानी सर्किट की है जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर। यहां से पूरी करंट गई होगी आई, जिसको इस एमीटर ने मेजर किया होगा। तो आप चलते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या रहा, सारे रेजिस्टेंस जोड़ दो तो 55 सीरीज में है इसलिए, प्लस 1 ओम प्लस स्मॉल आर, यानी 56 प्लस आर ओम। करंट की वैल्यू कितनी थी, गिवन करंट, गिवन आई है 50 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया, 50 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, और ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है, 3 वोल्ट। तो अब आप इसको कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन करंट, वही जो वैल्यू लिख रहे थे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इधर कर दिया, ई अपॉन आर। आप ये फॉर्मूला भी पढ़े हैं ना, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टी आर इधर कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 56 प्लस आर, ई है 3 वोल्ट, आई कितनी है 50 इंटू 10 की पावर -3, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 60। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम, और यही देखिए आपका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इस तरीके से काम आपका बन जाएगा। अब इसके बाद ये सेल की पूरी घटना मैंने समझा दी, जिससे कुछ ना बचे। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल क्या है, न्यूमेरिकल क्या है। अब शुरुआत होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स की, कि सेल आपस में कैसे कंबाइन करेंगे फॉर मैक्सिमम करंट। तो ये आप नोट कर लें, फिर उसकी हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, आगे की बातचीत करनी चाहिए। अब देखिए अगली बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो सबसे पहली बात ये दिमाग में रहनी चाहिए कि हम सेल्स को आपस में कंबाइन ही क्यों करते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि टॉर्च रहती है, तो टॉर्च में एक सेल से काम नहीं रहता, ज्यादा करंट चाहिए, कभी कभी तो हम 2 सेल या 3 सेल का टॉर्च सीरीज में लगा देते हैं। तो जब हमें डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं, सीरीज का, पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारे कोर्स में अभी हम जब पढ़ेंगे तो सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट की कंडीशन भी निकालनी है, वो भी हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स है प्राइमा फेसी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों हम किस में क्या जरूरत पड़ती है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं नॉर्मली हम मोर वोल्टेज के लिए, कलर को फर्क कर लेते हैं, ज्यादा वोल्टेज के लिए नॉर्मली। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो ज्यादा करंट के लिए नॉर्मली करते हैं, जब करंट ज्यादा चाहिए तो पैरेलल, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करते हैं तो ज्यादा पावर के लिए करते हैं। ये एक जनरल रूल है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम क्या काम किसमें करेंगे वो एक अलग बात है। यहां पर सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम करंट की क्या कंडीशन होती है। तो ये आपको एक अंदाजा मिल गया कॉम्बिनेशन का। आगे बात चलते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन का जिक्र कर रहे हैं। तो जब आप कब पहचानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, तब पहचानते हैं जब एक सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हो, फिर उसका निगेटिव पीछे वाले के पॉजिटिव से जुड़ा हो। यही बात लिखी है, यहां लिखी है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज ए बैटरी। ये आपको मालूम है, 2-4 साल पहले ही पढ़ लिया होगा कि कई तरह के सेल्स को जोड़िए तो बैटरी बन जाती है। अब सेल इन सीरीज कैसे पहचानते हैं, व्हेन द निगेटिव टर्मिनल, जो निगेटिव टर्मिनल किसी सेल का है वो पॉजिटिव टर्म, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाए, फिर ये निगेटिव वाला फिर किसी तीसरे से पॉजिटिव से जुड़ जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज ज्वाइंट टू द पॉजिटिव टर्मिनल,
नेगेटिव पॉजिटिव से ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन, द सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये अभी हम डेराइव भी करेंगे, ये फोटो दिखा दी जिससे आप समझ पाए कि दो सेल को हमने सीरीज में लगाया है और इसके इक्विवेलेंट एक सेल यहां मान लिया है। तो ई इक्विवेलेंट, इन दो सेल का इक्विवेलेंट, और आर स्मॉल आर, ये इनके रेजिस्टेंसेस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो इस तरह का ये एक फॉर्मूला शो करता है या रिलेशनशिप शो करता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट बराबर होता है E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट बराबर होता है, सिंपली इन दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2। ये कैसे निकल रहा है इसका डेरिवेशन भी मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिससे पूरी जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी हो, फिर आगे बात करेंगे। तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं डेरिवेशन। डेरिवेशन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां पर पहले हम लोग फोटो बना लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। एक सेल लगाते हैं बेटा, ये देखिए एक सीरीज में लगाया, इसका आर यहां नहीं घुसड़ रहे, यहीं पे लिख रहा आर, ये इसका R1 है। और फिर दूसरा सेल लगाया ऐसे सीरीज में, और ये इसका दूसरा एक है यहां पर R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, और जहां से चालू हुआ उसको सी ले लेते हैं। सपोज करिए करंट यहां से आई जा रही है, वही करंट यहां भी जाएगी, वही करंट यहां भी जाएगी। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो कहानी हुई है इसी के बराबर इक्विवेलेंट आप देखें तो हम एक सेल ले लेंगे जो यही काम कर रहा होगा, तो उसको बना देंगे ई इक्विवेलेंट, और यहां लिख देते हैं सी और यहां लिख देते हैं ए। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, इसके बीच में एक सेल जिसे ई इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं। करंट तो वही जा रही है आई। ये आप समझ पाए होंगे क्या ड्रॉ किया गया है। बहुत अच्छी बात। अब इसको हम डेराइव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग ए बी सी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस VA, इस पॉइंट का VB और इस पॉइंट का VC मान लें पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, पोटेंशियल AB पॉइंट का। तो इस AB की बात करें तो ये आप जानते हैं V इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1, ये कहानी हो जाएगी। इस VBC का बात करें तो मैं वहां VBC लिख देता हूं, VB माइनस VC, इसको लिख दोगे E2 माइनस करंट सेम है E2 IR2। अब हम क्या करते हैं, हमें A और C के बीच का पोटेंशियल निकालना है। इन्हीं दो इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे अभी। तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जोड़ मारा, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहां इन दोनों को जोड़ दीजिए तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। देख पाए? अब यहां पर देखिए VB कैंसिल हो गया, माइनस प्लस है, तो ये बचा VA माइनस VC E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम इस इक्विवेलेंट वाले सेल की बात करते हैं। अगर इसको सोचें और A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखें फ्रॉम E इक्विवेलेंट सेल या फॉर E इक्विवेलेंट सेल की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, VAC जो कि बराबर है VA माइनस VC और E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये E इक्विवेलेंट के लिए हमने लिख दिया V इज इक्वल टू E माइनस IR। इसके लिए इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। अब तीसरी चौथी, ऑन कंपेयरिंग 3 and 4,
जब तीसरी चौथी को कंपेयर करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, व्हाइट कलर लेते हैं थोड़ा उछलेगा, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई E1 प्लस E2 और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई R1 प्लस R2। तो ये देखिए कंडीशन सीरीज की मिली। इसको हम जनरलाइज भी करते हैं, अगली स्लाइड पे मैं जनरलाइज वाली बात लिख देता हूं। ये 2 सेल के लिए था। अगर यहां पर सीरीज ही चल रहा है, अगर यहां पर n नंबर ऑफ सेल्स हो तो हम इसी को n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, तो हम क्या लिख देते हैं, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और इस तरीके से सबको जोड़ देंगे कहां तक, En तक। इसी तरीके से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी R1 प्लस R2 और ये Rn तक। अब दूसरी बात, अगर किसी भी सेल का सेल कोई मान लीजिए उल्टा लगा है, क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, ध्यान से देखो कि ये देखिए सीरीज में लगा है, इसके बाजू वाला प्लस की जगह माइनस आ गया इधर, और ये देखिए फिर प्लस आ गया। ध्यान देना, E1 E2 E3 R1 R2 R3, यहां देखिए माइनस माइनस आ गया, यहां पे फोकस करो, ये सीरीज नहीं, ये उल्टा लग गया है। अगर ये प्लस इधर होता, अगर ये प्लस इधर होता तो प्रॉपर सीरीज होती, E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख देते। लेकिन इस केस में हम यहां क्या लिखते हैं, E इक्विवेलेंट E1 बराबर है, E2 पलट के लगा है, टर्मिनल पलट गए हैं, तो माइनस E2 लिख देते हैं, प्लस E3 लिख देंगे। इस तरह से हम काम करेंगे। बात समझ पाए, अगर सेल को पलट दिया गया है तो जिसकी पोलरिटी पलटी गई है उसको माइनस E2 कर दो, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन ना होके उल्टा लगा दिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, माइनस का प्लस से हो, प्लस का माइनस से हो। ठीक, तो ये 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। और यहां पर जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, ये देखिए एक बार याद दिला दूं, ये जो प्रूफ किया था, ये प्रूविंग किसकी थी, इस वाले रिलेशनशिप की थी जो शुरू में मैंने दिखाया था कि ये आया कहां से। अभी हमने जो फॉर्मूला प्रूफ किया है उससे ये भी साबित करेंगे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या होती है, वो भी देखेंगे, n सेल्स लगाएंगे तो। खैर ये बात हमने देख ली यहां पर, और डेरिवेशन के तौर पर मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं जिससे आप पूरी बात देख सके। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये पूरी बात आप समझ सकते हैं यहां पर। इसके बाद देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट नोट्स, या मैं नोट्स लिख देना चाहिए था यहां, ये पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह डील किए जा सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। अब अगली बात देखते हैं बेटा। अगली बात तो यहां पर है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब ये सीरीज, ये देखिए n सेल्स हैं, और इजी करने के लिए, सिंप्लिसिटी रखने के लिए सब सेल एक जैसे ले लेते हैं। सबका, हर सेल का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सभी सेल का n सेल लगा दिए सीरीज में। तो इस समय I की वैल्यू ये निकलती है, कैसे निकली है अभी दिखाएंगे। और मैक्सिमम करंट कब आती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब R मस्ट बी मच हाइयर देन दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल n इंटू स्मॉल r। तो उससे भी ये देखिए लिखा, कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, और ये मैक्सिमम करंट मिल रही है। ये चीजें कहां से आई हैं, इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं जिससे बातों को पूरी तौर पे हम समझ सकें। तो आइए इसको डेराइव कर लेते हैं। डेरिवेशन मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब देखिए यहां पर एक सर्किट बनाओ जिसमें n सेल लगा हो। तो ये देखिए एक सेल और दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से
आपने एन सेल लगा दिए, जैसे हमने बोला है सब एक जैसे सेल हैं। तो यहां से यहां तक कितने सेल हैं बेटा? एन सेल्स। ये एक्सटर्नल लोड आर है, करंट इसमें आई जा रही है, वापसी करंट भी आई होगी, और एवरी सेल, सेम सेल्स लिख देते हैं, सेम ऑल n cells are same. Each cell EMF E और each cell internal resistance जो है वो हम ले लेते हैं R। बात समझ गए होंगे आप। तो टोटल EMF ऑफ सेल जो सीरीज में लगे वो क्या हो जाएंगे? सबके EMF जुड़ जाएंगे। अभी हमने देखा था E1 प्लस E2 प्लस E3 होता है, तो यहां आप लिख सकते हैं टोटल EMF ऑफ N सेल्स इन सीरीज। तो हमने अभी देखा था पुराने, अभी एक स्लाइड पहले, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सब ई है ना, और आर आर इनके रेजिस्टेंसेस हैं, तो सब के सब ई जुड़ जाएंगे। तो आप ई को n टाइम्स जोड़ देंगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी? एन ई। ये टोटल ईएमएफ हो गया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स इन सीरीज, ये वैल्यू कितनी हुई? आर आर जोड़ेंगे n टाइम्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी NR। ये बात भी आप सीख गए। अब इसको कलर बदल लेते हैं जिससे पकड़ में आती रहे बात। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? R प्लस NR। ये R बाहर वाला और अंदर के सारे आर 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 जोड़े थे, तो ये NR था। तो टोटल हो गया R प्लस NR। तो करंट इन दी सर्किट क्या रहा? करंट इन दी सर्किट, वो करंट की वैल्यू हो गई I, और टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो I की वैल्यू हुई, टोटल EMF था NE और टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस NR। तो ये देखिए, ये करंट इन द सर्किट आई जो पीछे वाले में यहां लिखा था कि ये टोटल करंट इन द सर्किट इतनी होती है। अब ये मैक्सिमम कब होती है ये जिक्र कर लेते हैं। अब यहां पर ये I इन द सर्किट हो गई। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ही करता हूं, यहीं दिखाता हूं, फिर आपको PDF दूंगा ही। अब यहां पर देखिए क्या है, स्पेशल केस ले लीजिए। आगे तो नहीं है कोई स्लाइड स्पेशल केस की, नहीं है, तो यहां पर स्पेशल केस ले लेते हैं। पहली बात देखते हैं, इफ R इज मच ग्रेटर देन NR। यहां पर R की वैल्यू, NR जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा है, तो ये NR को उड़ा दो, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इतना इग्नोर कर सकते हो। तो I हमारी कितनी मिल जाएगी? NE अपॉन R। ये क्या है? एक सेल से जो करंट मिलेगी E अपॉन R, उसका n टाइम्स। इस कंडीशन में एक सेल से करंट मिलेगी E अपॉन R, उसका n टाइम्स है। तो आप यहां लिख सकते हो दैट इज द n टाइम्स करंट E बाई R फ्रॉम द सेल, फ्रॉम वन सेल। यानी एक सेल से जितनी करंट मिल रही थी उसका n टाइम्स करंट मिल गया। सेकंड कंडीशन पकड़िए, इफ R इज लेस देन NR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी छोटा हो जाए, तो ये R उड़ा दोगे, तो यहां I क्या मिलेगा?
एनी अपॉन एन आर यानी ई अपॉन आर। तो ये क्या रहा, करंट गिवन बाय वन सेल। इसमें क्या फर्क रहा, दैट इज द करंट गिवन बाय वन सेल। इस कंडीशन में एक सेल करंट E बाई आर देती है, सीरीज भी लगा दियो तो भी एक करंट के बराबर ही आपको सप्लाई मिल रही, तो काहे को लगाए हैं सीरीज। तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन ये हो गई। तो दिस इज दी कलर ये ले लेते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो जहां मैक्सिमम करंट की कंडीशन है आर इज मच ग्रेटर देन एन आर, और आई मैक्स कितनी मिलेगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एन ई अपॉन आर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है सीरीज में, जो कि पीछे वाली स्लाइड में लिखा था, यहां पर लिखा था ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी मैक्सिमम करंट कब आती है, जब एक्सटर्नल लोड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा होता है, और आई की वैल्यू क्या आती है, एन टाइम्स एनी अपॉन आर, एनी अपॉन आर। तो इस बात को आप पकड़ के रखिए, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है काफी जगह बोर्ड में, तो काफी, और आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो ये आप समझ पाए होंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब इसको मैं डेरिवेशन दिखाता हूं, पैरेलल के लिए निकालूंगा। तो इसको नीचे करते हैं जिससे आप इस बातों को समझ सकें। ये डेरिवेशन था, इसको आप नोट करना चाहें या जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहां तक लाते हैं, ये पूरी बात आपके सामने डेराइव हो जाती है। तो चलिए अगली बात देखते हैं। अब आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर अंतिम होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहानी है, देखिए ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानेंगे कब, जब सारे पॉजिटिव एक जगह से जुड़े हो, सारे निगेटिव एक जगह से जुड़े हो सेल्स के। सेल्स इन पैरेलल व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल्स आर जॉइंड टू वन पॉइंट एंड ऑल देयर नेगेटिव टर्मिनल्स टू अनदर पॉइंट। सारे पॉजिटिव एक जगह, सारे नेगेटिव एक जगह। द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब सेल जब कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, जैसा कि आप देख रहे हैं E1 E2 है, रेजिस्टेंसेस भी हैं, इसके इक्विवेलेंट एक ये बना दिया है। तो ये रिलेशनशिप ये फॉलो करते हैं, अभी हम डेराइव करेंगे इस रिलेशनशिप को। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पहले डेराइव करेंगे रिलेशनशिप कहां से आई, फिर अगला डेरिवेशन होगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो चलिए हम इसको डेराइव करने की कोशिश करते हैं। तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये क्या रिलेशनशिप ये बना रहे हैं। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। तो देखिए दो सेल लगा देते हैं हम लोग, ऐसे लगा दिया। अभी इसको E1 कह दो, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, इसको हम E2 कह देते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और ये पॉइंट C ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम B2 ले लेते हैं, इसको हम यहां पर B1 ले लेते हैं, इसको हम लोग यहां पर A ले लेते हैं। और यहां से जब करंट जाएगी, मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर दूं, यहां से जब करंट जाएगी तो इसमें डिवाइड हो जाएगी I1 और इसमें डिवाइड हो जाएगी I2, और यहां से फिर I1, यहां से फिर I2, और वापस यहां पर I बन जाएगा। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी है। अब यहां पर ये किसके इक्विवेलेंट है, तो आप बना सकते हैं यहां पर एक पॉइंट A ये जो बना था, और एक इक्विवेलेंट वाला सेल लगाइए, और दूसरा पॉइंट C हो गया। ये E इक्विवेलेंट है, करंट इसमें I थी, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट वाला सेल है, बाकी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ सेल है। अब आप ये यहां पर जानते हैं कि इस कंडीशन में हमारा
I प्लस I1 प्लस I2 होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना करंट इधर से आ रहा है वो I1 I2 जोड़ दो, उसी के बराबर आ जाएगा। अब हम इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल है, ये B1 B2 के बीच इधर से पोटेंशियल, B1 B2 इधर से पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल सेम होने वाले हैं। यानी अगर इस पोटेंशियल को मैं V लिख दूं और बोलूं क्या VB1 माइनस VB2 B1 B2, तो इसको मैं लिख सकता हूं E1 माइनस I1 R1, ऊपर वाले से लिया है अभी, ठीक। तो यहां से करंट आ जाएगी कितनी, I1 निकालो, तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1, ये इक्वेशन 1 कह सकते हैं। कलर को बदलना चाहेंगे, इस वाले के लिए करंट इसी तरह लिखेंगे। तो फिर हमने लिखा V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, और सेकेंड सेल क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इधर से लो या इधर से लो, बात तो बराबर ही है, तो ये हो गया आपका E2 माइनस I2 R2, यहां से I2 निकाल लो तो आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो एडिंग 1 प्लस 2, इनको ऐड किया आपने तो ये करंट के बराबर था I1 प्लस I2, और इन दोनों को इधर ऐड कर दो, तो दैट इज द E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। कुछ नहीं किया, सिंपल एडिशन है। थोड़ी सी तिकड़म इसमें और कर देते हैं जिससे बात पूरी पकड़ में आ जाए। इसी को लिख देते हैं, देखिए R1 से हटा हटा के, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस इसका ले लो E2 अपॉन R2, फिर आगे इस वाले में V कॉमन है तो V ले लो कॉमन, और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ये I1 प्लस I2 विच इज I तो यहां पर है ही। अब ये नॉर्मली हम क्या लिख रहे थे, V इज इक्वल टू E माइनस IR, उस टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो इस V के लिए पहले V इधर ले लो, तो यहां पर अगर मैं बढ़ाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो वैल्यू आ गई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और I इधर चला गया माइनस I। तो देखिए V इज इक्वल टू E माइनस IR लाने के चक्कर में हम लोग हैं। अब यहां इस वाली वैल्यू से आप पूरा डिवाइड कर मारो, इसको 1 अपॉन R1 R2 था ना, इसको आप एक स्टेप और लिख देते हैं, यहां आगे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। इसका एलसीएम लेके यहां पर सॉल्व कर लिया। अब हमें केवल V लेना है, तो इस वाले टर्म से सबको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए V क्या मिलेगा, व्हाइट ले लेता हूं। अब देखिए V क्या मिला, यहां पर डिवाइड किए हैं तो मिलेगा, इतने को इतने से डिवाइड करेंगे, R1 R2 कट जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आएगा, ध्यान से E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और I को डिवाइड करेंगे इतने से तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, और R1 प्लस R2 ये वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो एक्सप्रेशन निकला है इसको हम लोग जो इक्विवेलेंट वाला है उससे कंपेयर कर देंगे। लिखो फॉर E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर लिख दो 3, और ये इक्वेशन नंबर लिख दो 4। अब ये क्या सर्किट था ना, R इक्विवेलेंट वाली बात मैं इधर की कर रहा हूं, ये इसके लिए हमने ये लिखा है। अब इसको कर दीजिए कंपेयर, तो ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग 3 and 4। तो आप क्या पाएंगे, ई इक्विवेलेंट कितना निकल आया, ई इक्विवेलेंट आया इतना, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट कितना मिला, ये वैल्यू मिली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक तो ये हमें चीजें याद कर लेनी चाहिए, और ये क्योंकि 2 सेल के लिए तो याद करना आसान है, ज्यादा सेल होंगे तो रिलेशनशिप थोड़ी टेढ़ी बनती है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लाते हैं, वो भी मैं लिख रहा हूं। इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख लेंगे, यही लिख के बता रहा हूं जिसे समझ में आए। अब 2 के लिए तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम वी कैन एक्सप्रेस इन सिंपलर वे, इस रिजल्ट को आसान तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर ई इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ये जो वैल्यू बन रही है वो आ जाएगी E1 अपॉन R1, और ये रहा E2 अपॉन R2। इसको याद कर पाना ज्यादा आसान है। इसको आप डिवाइड करेंगे यहां पर, तो R1 प्लस R2 कट जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, इससे काटोगे तो E अपॉन R1, इससे काटोगे E अपॉन R2। इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया है, ये रिजल्ट आपको मिला। और R इक्विवेलेंट के केस में, क्योंकि हमें याद भी रहता है कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में ऐसे जुड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो रिजल्ट है, यही रिजल्ट पिछली स्लाइड में था, देखिए ये। तो ये कहां से आया, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और सिंपलर वे में याद करने का तरीका है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूले वैलिड होंगे। इसको हमें जरूर थोड़ा सा दिमाग में बात रखनी चाहिए। ये भी कई जगह लिखा होता है डायरेक्ट, तो घबराइएगा नहीं, इसी से ये निकला है। मतलब ई इक्विवेलेंट निकालना हो तो इसकी जगह ये फॉर्मूला 2 के लिए आसान है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी याद रहे। और ज्यादा सेल लग रहे होंगे तो ये हमारे पास है ही है। अगर 2 सेल के लिए इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फिर हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां करनी पड़ेगी, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो तेजी से करने के लिए 2 सेल के लिए ये, और बाकी कितने भी सेल रहे इसका इस्तेमाल हम लोग कहेंगे। ये अगर n सेल्स हैं यहां पर, मैं इसी के नीचे लिख सकता हूं, इफ देयर आर n सेल्स, सेम सेल्स की तो बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिख दोगे, आर इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस EN अपॉन RN। सारे को जोड़ मारेंगे इस तरीके से हम, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और वगैरह वगैरह। ठीक है, आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक, और इसी तरह से बात करेंगे आर इक्विवेलेंट। यहां पर हमने ईएमएफ अलग अलग पकड़े हैं, यानी अलग अलग सेल है। जब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट करेंगे तो वहां सेम सेल मानेंगे जिससे सिंपलर बने, वरना कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाएगी। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन RN। तो ये हमें रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में के लिए ध्यान रखना है। तो मैं इसका डेरिवेशन दिखा देता हूं और इससे आप ये समझ पाएंगे पूरी कहानी। तो इसको मैं नीचे लाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए कि कहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अगर है तो हम लोग क्या रिलेशनशिप सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में फॉलो करेंगे। इसको मैं और ऊपर ले जाता हूं, इतना तो नोट कर ही लिया होगा आपने। ये देखिए, इतना नोट कर लीजिए जैसे कि आपको कोई असुविधा ना हो, और नोट कर लिया होगा। आप इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, ये पूरी बात यहां आके कंप्लीट हो जाती है बेटा। ये सब चीजें पता होंगी तो मजा आ जाएगा पढ़ने का, मेरे ख्याल से नोट कर चुके होंगे। अब अगली कहानी जो शुरू होती है वो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट।
तो मैक्सिमम मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एम सेल्स हर जगह कितने लगे हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इसे ऐसे एम रोज हैं यहां पर। तो एम सेल्स अगर हैं तो आई की वैल्यू होती है एम ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर, या आप यहां पर एम से डिवाइड कर देंगे तो ई अपॉन आर प्लस आर बाई एम, ये करंट की वैल्यू हो गई। अब ये मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम तब होती है जब एक्सटर्नल लोड इसके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। पहले सीरीज में बड़ा होना था और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे जब ये काफी छोटा होता है, ये कंडीशन लिखी तो मैक्सिमम करंट मिलती है, उसकी वैल्यू होती है आई इक्वल टू एम ई अपॉन आर। ये कहां से आई, इसका भी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन काफी है इसमें, लेकिन मजा आता है, कहीं कोई लॉजिक क्लियर है तो दिक्कत नहीं आती। ये लिखिए, डेरिवेशन लेते हैं फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल combination of cells। तो चलिए देखते हैं इसकी कहानी। पहले तो फोटो बना लेते हैं। तो यहां पर हमने कुछ सेल लगा लेते हैं। देखिए ये सेल लगाया एक, ऐसे ही एक सेल और लगा लिया, और ये कई सारे सेल बीच में लगे होंगे, एक अंतिम वाला सेल और लगा लिया। ये कितने यहां पर हैं, एम सेल्स, एक एक सेल लगा है, सब आइडेंटिकल इन नेचर है। और यहां पर ये आर लग गया, यहां पे करंट आई जा रही है, ये करंट वापसी में आई है, ये आर है, सबका कहानी ई आर है। एवरी सेल, सब सेम सेल है, ई आर है। इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे। तो सेम सेल्स हैं यहां पर फॉर सिंप्लिसिटी, सेम सेल्स, और एक का ईएमएफ ई और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब यहां पर देखते हैं जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, उसको हम आर डैश कह देते हैं, से लिख देते हैं, से आर डैश। इस आर डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, और ये कितनी बार जाएगा, एम सेल्स हैं तो एम टाइम्स। ये बात भी आप समझे। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एम अपॉन आर। तो आर डैश क्या रहा, आर अपॉन एम। तो एक तो रिलेशन हमें ये मिल गया, जो पहली इक्वेशन मैं यहां पर इसको लगा देता हूं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल क्या रहा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन द सर्किट, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एक्सटर्नल वाला भी जुड़ जाएगा, तो आर प्लस आर डैश, मतलब आर प्लस आर बाई एम। ये टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट है। ठीक है, अब हम टोटल करंट, टोटल ईएमएफ देखते हैं। तो देखिए यहां पर एक सेल का ईएमएफ ई है, सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो तब भी इन सबका मिलाकर भी ई होगा, सबका ई ई ई ई है, और पैरेलल में सब सेम होते हैं। तो यहां पर ईएमएफ के केस में हम क्या लिख देंगे, टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, ईएमएफ ड्यू टू सिंगल सेल, जो कि है यहां पर ई के बराबर। आप समझ पाए, एक सेल का ई था, इस पूरे ग्रुप का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका भी ई ही आ जाएगा, क्योंकि ई ई ई पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलता नहीं है। इस बात को ध्यान रखे, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, उसकी वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि आपका ये है। देखिए तो इसको लिखेंगे आर प्लस आर बाई एम। अगर एम को
एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो एम ई अपॉन एम आर प्लस आर, ये क्या है? करंट इन द सर्किट। अब इसी में स्पेशल केस ले लेते हैं कि कब ज्यादा होगी कब कम होगी। तो यहां पर मैं अगर ले लूं स्पेशल केसेस, पहला ले लेता हूं, अगर कैपिटल आर की वैल्यू, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? आर बाई एम। अगर इफ आर इज मच लोअर देन आर बाई एम, तब क्या होगा? यहां पर ये जो कैपिटल आर है ये आर बाई एम से बहुत छोटा है, तो आर बाई एम ही बचेगा, तो एम ऊपर चला जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? एम ई अपॉन स्मॉल आर। यहां से देखिए आर बाई एम, आर कैपिटल आर छोड़ दिया तो एम ऊपर आर नीचे। और ये क्या है? ये करंट है एम टाइम्स दी करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल से एम टाइम्स करंट मिल गई जब कैपिटल आर की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटी है। दूसरी बात, घटना देखते हैं, इफ आर इज मच हाइयर देन आर बाई एम, उस समय क्या होगा? यहां पर कैपिटल आर इससे काफी बड़ा है तो ई बाई आर आ जाएगा, देन आई इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर। और ये क्या है? करंट फ्रॉम सिंगल सेल। तो सिंगल सेल से करंट लेने पे फायदा ही क्या है? तो हमारी मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या बनी? दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मतलब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा हो, और इस समय आई मैक्स की जो वैल्यू आएगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो है एम ई अपॉन आर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी हो गई। इसको दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर ये जो बातें निकली थी, ये हमने करंट की वैल्यू निकाली, ये कंडीशन निकाली कि कैपिटल आर की वैल्यू मच लेस देन स्मॉल आर अपॉन एम, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे काफी छोटा हो, और आई मैक्स आ जाएगा एम ई अपॉन आर। इसी का ये डेरिवेशन यहां पर मैंने करके दिखाया है, तो ऊपर से दिखाता हूं, और इसके बाद फिर हम लोग मिक्स्ड की कहानी पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहां पर रुकता हूं, ये डेरिवेशन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिससे पूरी जबरदस्त तरह की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे आप पूरी स्क्रीन आपके सामने, आप प्यार से इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं जब हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों में सेल लगे हुए हैं, तो वहां पर देखिए क्या घटना घटेगी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये देखिए सीरीज में n सेल्स हैं और ऐसी कितनी है m रोज, तो ये सीरीज में भी लगे हैं और ये पैरेलल में भी लगे हैं, तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। इस समय I की जो वैल्यू होती है mn e अपॉन एम आर प्लस एन आर होती है। यहां पर अगर आप mn से डिवाइड करके लिखेंगे तो e अपॉन आर प्लस एन प्लस आर बाई एम आ जाएगी, याद रखनी होगी आपको फॉर्मूले के तौर पर। और इस समय जो कंडीशन आती है वो कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके बराबर होनी चाहिए। सीरीज में कैपिटल आर ज्यादा था टोटल इंटरनल के, पैरेलल में उससे कम था टोटल इंटरनल के, और मिक्स्ड में बराबर है। याद, ये सीक्वेंस है, पैटर्न है, इससे याद करने में आसानी होती है। ये और ये कैसे आया है इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, जिससे कोई भी चीज छूटे ना। तो यहां पर हम डेरिवेशन करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ऑब्वियस मैंने लिखा नहीं है। तो जैसा आप देख पाते हैं एन सेल्स को यहां पर इस तरीके से लगा दीजिए आप।
एक रो बनाई और एक में कितने थे यहां पर n सेल्स, सभी में सेम रखेंगे। और इस तरीके से हमने कितनी लड़ियां बनाई यहां पर, अब ऐसे यहां पर और ऐसे डॉटेड लगा दीजिए तो m रोज बनाने वाले हैं। अब यहां पर ये देखिए इस तरह से आप बनावे, और ये n सेल सब में है और ये रोज कितनी है, m रोज है। ये यहां पर एक्सटर्नल लोड जो जोड़ दिया जाए और ये R हो गया है। करंट कुछ फ्लो होगी इसमें से, अभी देखेंगे, और करंट कुछ इसमें जाएगी। ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट अपना, इस पॉइंट को B कह दो। तो आप ये समझना जरूरी है कि एक लड़ी में n सेल्स हैं और ऐसी कितनी लड़ीज हैं या रोज हैं, m रोज, 1 2 3 4, कितनी m, और एक में n सेल्स, सेम सेल्स हैं सब में, जिससे हमारी कंडीशन इजी रहे। सेम सेल्स, सेम सेल, हर सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ई और आर सभी का यही फोटो यहां बना है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या रहे यहां, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो आप जानते हैं एक में n है, टोटल m रोज है, तो m इंटू n हो गए टोटल नंबर ऑफ सेल्स। अब नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो, नेट ईएमएफ ऑफ ईच रो ऑफ n cells in series, भाई इसका, इस लड़ी का टोटल ईएमएफ क्या है, एक का ई, आप जान रहे थे कि सीरीज में E1 प्लस E2 प्लस E3 जोड़ रहे थे, सबको जोड़ोगे तो एन ई आ जाएगा। अभी हम लोग कर चुके हैं, आपको अंदाजा हो चुका है, एन ई टोटल ईएमएफ हो गया। और देयर आर एम रोज, देयर आर एम रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या रहा, वो हो गया एन ई। आप जान रहे थे, जैसे हमने पैरेलल में पढ़ा था, एक का एनी 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 ऐसे एनी 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 सबका था। तो पैरेलल में तो वोल्टेज चेंज नहीं होता, एक का एनी है, दूसरे का भी एनी, तीसरे का भी, तो पूरे सिस्टम का भी एनी है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। अभी हमने पैरेलल में इस बात को प्रूफ किया था, तो ये एनी आ गया। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो ऑफ एन सेल्स, एन सेल्स के में ले लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एनआर हो जाएगा। आप जानते हैं सीरीज में सब R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ जाते हैं, तो आर आर को n टाइम जोड़ेंगे तो एनआर आ जाएगा। अब हम टोटल ऐसी m रोज हैं, तो कलर को थोड़ा सा बदलते हैं और लिखेंगे एज m रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन, ऐसी m रोज कनेक्टेड पैरेलल है। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से R डैश, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम इसको सिंपली यहां पर, क्योंकि सब पैरेलल में है, तो मैं 1 अपॉन R डैश को, 1 अपॉन R डैश की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन NR, एक लड़ी में NR थे एक सीरीज में, ऐसे ही NR, और ये कहां तक जाएगा,
m टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, m अपॉन एन आर, m टाइम्स जोड़ोगे इतनी वैल्यू आ जाएगी। r डैश कितना हुआ यहां पर, तो बेटा r डैश की जो वैल्यू आएगी वो एन आर अपॉन m आएगी। तो r डैश क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, यहां लिखिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या इन दी सर्किट, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, एक्सटर्नल लोड R था और इंटरनल इतना आया है, तो R प्लस R डैश, जिसकी वैल्यू हो गई R प्लस एन आर अपॉन M। ये देख लीजिए आप, इसी में जोड़ दिया हमने। करंट थ्रू दी सर्किट क्या रही, करंट थ्रू दी सर्किट, हम जानते हैं कि जो I की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ जो कि N था, सर्किट का निकाला है, ऊपर दिखाया था N है, और ये N ठीक से नहीं लिखा है तो NE है, और टोटल रेजिस्टेंस जो कि है R प्लस एन आर अपॉन M। अब यहां पर आप M से आप चाहें तो एलसीएम ले लें, तो ये M ऊपर पहुंच जाएगा, तो MNE अपॉन MR प्लस NR। ये फॉर्मूला आपके लिए बड़े काम का है, मैं यहां पर लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, I इज इक्वल टू MNE अपॉन MR प्लस NR, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। और यही चीज आपको देखिए पीछे यहां पर ये दिखाई गई है, तो करंट कहां से आई है ये मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया है। अब मैक्सिमम के लिए ये करंट मैं ये अलग स्लाइड पे ले लेता हूं, जैसे अच्छे से करके आपको बता सकूं, तो मैं इसको अलग स्लाइड पे लेता हूं, जहां पर आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, MNE अपॉन MR प्लस NR। आई मैक्सिमम कब होगा, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन नीचे वाला MR प्लस NR, ये टर्म हमारा कैसा हो, इज मिनिमम। ये मिनिमम होगा तो ऊपर वाला आई हमारा मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं बेसिक, कि हम इस MR को डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऐसे लिख लेते हैं, देखिए ये इस तरह लिखा है तो उसको लिख दो अंडर रूट MR का होल स्क्वायर, मैक्सिमम मिनिमा करने की जुगाड़ कर रहे हैं, और यहां पर आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे सरल मेथड ये है, इसका रूट का स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर, यही चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसी में अंडर रूट MR का स्क्वायर और अंडर रूट NR के स्क्वायर में हम 2AB 2 अंडर रूट MR और NR को माइनस करते हैं और इतने ही प्लस कर देंगे। ये दो जोड़ा दो घटाया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कर सकते हैं। अब इतने कॉम्बिनेशन को एक साथ ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसको लिख सकते हो रूट MR माइनस रूट अंडर रूट NR का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MR और NR। ठीक, अब ये वैल्यू को हमें चाहिए मिनिमम, ये हमें चाहिए मिनिमम। तो ये मिनिमम कब होगा, ये तो पॉजिटिव टर्म है, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, और ये हमारा सबसे छोटा टर्म क्या हो सकता है, स्क्वायर क्वांटिटी है तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव तो कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फॉर मिनिमम ऑफ MR प्लस NR दिस शुड बी 0। तो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख देता हूं, यहां लिख दो परफेक्ट
स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, सो एम आर प्लस एन आर ये जो थी इज मिनिमम इफ ये वैल्यू जीरो हो जाए, यानी अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो के बराबर। भाई ये निगेटिव हो नहीं सकता, तो सबसे छोटा क्या होगा, शून्य हो जाए। तो उस समय हमारी ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, अंडर रूट एम आर बराबर अंडर रूट एन आर, और इससे रूट रूट हटा देंगे तो एम आर बराबर एन आर मिल जाएगा। या यहां पे लिख सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एन आर अपॉन एम के बराबर हो, और ये जो वैल्यू है एन आर अपॉन एम, ये देखिए ये क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखिए आर डैश एन आर अपॉन एम, ये क्या था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमारी आई की वैल्यू मैक्सिमम तब मिली जब हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आर क्या है, एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये कंडीशन जो निकली है ये आपसे डेराइव करने को भी आती है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं, तो ये आपको बढ़िया से आनी चाहिए। यही देखिए बातें यहां पर पहली स्लाइड में लिखी थी, ये कंडीशन है मैक्सिमम करंट की। तो मैं इसको डेरिवेशन दिखा देता हूं जिससे आप पूरी बात नोट कर पाए, कोई भी बात कहीं से छूटनी नहीं चाहिए। तो ये डेरिवेशन देखिए यहां से आप नोट कर सकते हैं बेटा। मिक्स्ड ग्रुपिंग की बातचीत कर रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इतना तो नोट कर चुके होंगे मुझे लगता है, ये यहां तक आप ले लीजिए। तो ये बातें करंट की आई थी, और मैक्सिमम निकालने के लिए अगली स्लाइड में लोगों ने निकाला था। ये देखिए मैक्सिमम निकालने के, इसको भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो यहां से आप इसको नोट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आसानी से आप निकाल सके और आपको मजा भी आए। तो ये कहानी देखिए, कहानी इस तरीके से बन जाती है। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे और हम लोग पुख्ता स्टेज में आ जाएं। तो आइए देखते हैं। लिखा है 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट आर ज्वाइंड इन पैरेलल प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ करंट टू एक्सटर्नल सर्किट consisting of 215 ohm resistors joined in parallel। क्या बात है, यानी ये 4 सेल हैं, 1 2 3 4, कुछ ज्यादा दूर दूर बना दिए हैं, कोई बात नहीं, और सबको पैरेलल में, तो सब एक जगह जुड़े होंगे आगे। और बाहर ये कनेक्टेड कैसे हैं, 2 15 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं जो अपने पैरेलल में आके इनसे जुड़ रहे हैं। तो कोई करंट आई गई होगी, यहां करंट आई होगी, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 15 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको ई आर पकड़ के चल रहे हैं, ये बाकी बातें आप समझ रहे हैं। तो ईएमएफ दे रखा था यहां पर कितना, 2 वोल्ट। एक्सटर्नल सर्किट कंटेनिंग 15 ओम का रेजिस्टेंसेस है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स आर रीडेड बाय एन आइडियल वोल्ट मीटर 1.6 वोल्ट। तो 1.6 वोल्ट वोल्टेज निकाला है, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हमको आर निकालना है। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बना, तो मैं लिख देता हूं आरपी, यानी एक्सटर्नल लोड जो था पैरेलल में होता है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आप जानते हैं, वैल्यू हो गई 7.5 ओम। बढ़िया। अब इसके बाद अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश ले लें, इफ आर डैश इज द इंटरनल रेजिस्टेंस,
टोटल सेल्स का, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें ये पता था कि E इज इक्वल टू, या चलिए E इज इक्वल टू V प्लस आई आर डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से हम आर डैश अगर निकालें तो E माइनस वी अपॉन आई लिख सकते हैं। ये भी ठीक, आई को क्या लिखा जा सकता है, E माइनस वी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये हमारा आर डैश कितना बन गया, देखिए आर डैश की वैल्यू बनी, ये आर ऊपर चला जाएगा, E माइनस वी अपॉन वी। तो कैपिटल आर, आर पैरेलल हम निकाल चुके हैं, 7.5 है। ईएमएफ दा 2 वोल्ट, वी हमारा 1.6 है और नीचे भी 1.6 है। इसको कैलकुलेट करें आ जाएगा 15/8 ओम। ये जो आया ये आंसर नहीं है, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है चारों का मिला के, और चारों का है कितना, यहां पर जो आर डैश की वैल्यू है ये बेसिकली आप जानते हैं 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r करके 4 बार जुड़ा होगा, यानी 4 बार r होगा। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 4, r डैश इज इक्वल टू r/4, r/4, यानी r की वैल्यू हो गई 4r डैश। तो 4 लिखिए और r डैश हो गया 15/8। तो 15, 4 से 2 काट दो तो 7.5 बचा, 7.5 ओम इज द आंसर। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये आया। तो ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल आए तो प्रेम पूर्वक आप इसको निपटा दीजिएगा पूरे डेरिवेशन के साथ में। एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे अभी हम लोग, ये मेरे ख्याल से नोट आपने कर लिया होगा, ये थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, आसानी से बात को पकड़ पाए होंगे। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है, और 36 cells each of internal resistance 0.5 ohm and EMF 1.5 volt each are used to send current through an external circuit of 2 ohm resistance। जो डाटा दिए लिख लेते हैं, E की वैल्यू दिए 1.5 वोल्ट, स्मॉल r दिया है 0.5 ओम, एक्सटर्नल लोड दिया है 2 ओम, और टोटल सेल्स कितने, मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स ये कितने होते हैं, m इंटू n, ये वैल्यू दे रखी है 36, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब कह रहा फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग क्या है, तो फॉर मैक्सिमम करंट हमारी कंडीशन क्या होती थी, फॉर मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। जब भी आपको सवाल दिया जाए, पूछा जाए बेस्ट कंडीशन ग्रुपिंग की क्या है, तो हमेशा मिक्स्ड ग्रुपिंग मान के करें सवाल, जब तक कहा ना जाए। इसमें ये बताया नहीं है, इसमें 36 सेल दे दिए हैं और सीरीज पैरेलल कुछ भी लगा सकते हैं, तो आप मिक्स्ड ग्रुपिंग पकड़ लीजिए। देखिए n और m की वैल्यू क्या आ रही है, अगर वो सीरीज होगा तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, सीरीज बन जाएगा, और इसी तरीके से सारे पैरेलल लगाने होंगे तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, और n m अलग अलग आएगा तो आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मान के ही सवाल करें। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जो कंडीशन होती थी वो NR/N, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती थी। दिस इज द कंडीशन, ये हमने अभी प्रूफ की है या निकाली थी। अब यहां से N लिखो, R है 0.5, M हमको पता नहीं, और एक्सटर्नल लोड है 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अब मजेदार क्या बात क्या है कि अगर हम लोग 1 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो m कर जाएगा, इनकी वैल्यू निकल आएगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां लिखिए mn
और मल्टीप्लाई किया n इंटू 0.5 अपॉन m, और यहां आया 36 और यहां आया 2। इससे देखिए m और m काट दिया, यहां बचा n स्क्वायर इंटू 0.5 और ये रहा 72। आप बात को पकड़ पा रहे होंगे। अब ये n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 नीचे जाएगा तो ये डबल हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। आप समझ तो पा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। यानी 72 अपॉन 0.5 या 72 अपॉन 1/2 और ये हो गया 144। तो n स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144। इसका मतलब है n की वैल्यू हो गई 12। अगर n 12 हो गया तो 36 सेल थे। वी नो दैट mn बराबर 36। तो n की वैल्यू अगर यहां पर हम 12 रख दें तो m कितना आ जाएगा, 3। ये वैल्यू यहां पर हो गई। तो जो बेस्ट पॉसिबल कंडीशन है वो क्या है, n था सीरीज में लगने वाले 3 रोज इन पैरेलल, m की वैल्यू पैरेलल थी, ईच कंटेनिंग 12 सेल्स इन सीरीज। तो ये आपका बेसिकली पहले पार्ट का आंसर हो गया। अभी पूछा है कि मैक्सिमम करंट कितनी है, तो आई मैक्स या आई मैक्स हम लोग क्या निकालते थे, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये मैक्सिमम करंट थी। तो एम एन की वैल्यू 36 है इंटू 1.5 वोल्ट, एम निकला है यहां पर बेटा 3, आर 2 था, और एन निकला है 12 इंटू 0.5। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4.5 एम्पियर। यानी मैक्सिमम करंट कितनी आ रही है आपकी, 4.5 एम्पियर। इसको भी मैं दिखा देता हूं जिससे पूरा सवाल आप अच्छे से देख के समझ लें। और जितनी बातें मैंने बताई हैं वो हर चीज हम लोगों ने कर ली है, सारे डेरिवेशंस, लॉजिक, न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको फायदा जबरदस्त मिलने की उम्मीद है। तो ये आप नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और यहां तक ये पूरा आंसर आपके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से सवाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जबरदस्त रहा है, आपको काफी इससे फायदा मिलेगा। सेल्स की सब कुछ पढ़ लिया, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और ई के बीच डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, सब कुछ सेल का। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको उसके पीडीएफ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।